हाँ तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट केमिस्ट्री का वीडियो सॉल्यूशन AIATS 06 का। एक एक करके ऑर्गेनिक क्वेश्चन जो भी इसमें पोर्शन आपका आया था रिएक्शन मैकेनिज्म का, उसके सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एक एक करके स्लाइड वाइज। ठीक, आइए चलते पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? The temporary effect in which there is a complete transfer of shared pair of pi electron to one of the atom joined by the multiple bond on the demand of an attacking reagent is called। सबसे पहली बात इस क्वेश्चन में कि पहले ही क्वेश्चन में लिख दिया है टेम्पररी इफेक्ट। अगर आप कोवेलेंट बॉन्ड के 4 इफेक्ट देखें, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव, इलेक्ट्रोमेरिक और मीजोमेरिक इफेक्ट को, यानी रेजोनेंस को डायरेक्शन के साथ, तो क्या होता है टेम्पररी इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक होता है और वो होता है आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। यानी इसका आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, टेम्पररी इफेक्ट वही होता है जो कि पाई इलेक्ट्रॉन पे वर्क करता है। मीजोमेरिक भी होता है लेकिन मीजोमेरिक टेम्पररी में काउंट नहीं होता है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल इज ए स्पीशीज दैट शुड हैव, सेकंड क्वेश्चन है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जैसा कि बताते हैं कि न्यूक्लियोफाइल पे माइनस से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, NU माइनस से, और माइनस मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज कौन हो सकता है? अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू डोनेट, जिसके पास एक पेयर इलेक्ट्रॉन हो डोनेट करने के लिए, हाँ हो सकता है, लेकिन सारे ऑप्शन पढ़े बिना बेस्ट एक्यूरेट नहीं लगा सकते, तो सारे ऑप्शन देखते हैं एक एक करके। अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू डोनेट, हाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं, पॉजिटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड कभी न्यूक्लियोफाइल नहीं होते। ठीक, चलते हैं नेगेटिव चार्ज की तरफ। नेगेटिव चार्ज हो सकता है न्यूक्लियोफाइल हो। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कभी नहीं न्यूक्लियोफाइल होते, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल होते। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू डोनेट इज द बेस्ट आंसर। ठीक, ऐसे सारे के सारे अटैकिंग रिएजेंट जो सबस्ट्रेट पर अटैक करते हैं, साथ ही साथ अटैक करने के बाद इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं सबस्ट्रेट की तरफ। ठीक, ये न्यूक्लियोफाइल का बेस्ट एग्जांपल होता है, बेस्ट डेफिनेशन होता है, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट होगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू डोनेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व्स डीलोकलाइजेशन ऑफ। हाइपर कॉन्जुगेशन में जैसा कि आपने देखा है कैटायन, फ्री रेडिकल और डबल बॉन्ड में ये कॉन्सेप्ट लगता है हाइपर कॉन्जुगेशन का। तो डीलोकलाइजेशन इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का होता है। कैसे होता है आइए ऑप्शन से चेक करते हैं। इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड ऑफ एन एल्किल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू एन एटम ऑफ अनसैचुरेटेड सिस्टम। हाँ आपने देखा है कैटायन हो, फ्री रेडिकल हो या डबल बॉन्डेड कार्बन हो, इनको अनसैचुरेटेड सिस्टम मानते हैं और इनसे लगा कार्बन माना जाता है अल्फा कार्बन। अल्फा एक सैचुरेटेड कार्बन चाहिए होता है और सैचुरेटेड से लगे H होते हैं अल्फा H, और यही अल्फा H होते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, कैटायन, फ्री रेडिकल या फिर डबल बॉन्ड के केस में। तो इसका आंसर बेस्ट पहला जाना चाहिए, सेकंड भी देख लेते हैं, सारे ही ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड ऑफ एल्किल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू द नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम, नहीं, नेगेटिवली चार्ज्ड पे कभी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता। पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन में। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं होता। ठीक, तो बेस्ट आंसर क्या जाएगा आपका? पहला। द ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप अमंग द फॉलोइंग इज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वो होते हैं जो इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पे खींचते हैं। बेंजीन की ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को खींचते हैं। ठीक, तो कौन होगा? सारे के सारे प्लस एम ऐसे होते हैं जो ऑर्थो पैरा पे खींचते हैं इलेक्ट्रोफाइल को। तो प्लस एम कौन होता है? छोटी सी ट्रिक आपको पढ़ाने के दौरान हमने बताई होगी। बेंजीन पर कोई भी आप की एटम मान लो जो डायरेक्टली लिंक हो, उसको की एटम मान लो। की एटम एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए एक्स की एटम है, तो की एटम पे अगर लोन पेयर है तो ये ऑलवेज प्लस एम ग्रुप माना जाता है कंप्लीटली। ठीक है, की एटम पर जो डायरेक्टली लिंक एटम है बेंजीन से, उस पर अगर लोन पेयर है तो वो प्लस एम ही होता है। ठीक, अगर ये प्लस एम होता है तो प्लस एम हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, कहाँ पे? ऑर्थो और पैरा पे। ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पार्शियली बढ़ाते हैं, इस वजह से ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करते हैं ऑर्थो और पैरा पे। तो जितने भी प्लस एम ग्रुप है सब ऐसा करते हैं। ये माइनस एम होगा क्योंकि लोन पेयर नहीं है, नहीं है, नहीं है, लेकिन यहाँ आप देखेंगे बेंजीन से अगर हम NH जोड़ें, NHCO CH3 को जोड़ें, तो बेंजीन पर NHCOCH3 को अगर जोड़ा जाए तो NH में N पे लोन पेयर होगा, और अगर लोन पेयर होगा बेटा
तो लोन पेयर हमेशा की एटम पे होने की वजह से ये रिंग को एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो प्लस एम होगा, और प्लस एम इज ऑलवेज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ठीक, ओके, तो इसका आंसर 4th हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5th पे चलते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन प्रोसीड्स इन 2 स्टेप, 2 स्टेप में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म 2 स्टेप में जब होता है तो एक कार्बोकेटाइन बनता है पहले, और उसके बाद आके न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। नेम द इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द फॉलोइंग एडिशन रिएक्शन। ठीक, ये कोई एडिशन रिएक्शन है जो इलेक्ट्रोफिलिक को फॉलो कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म को। तो ये प्रोपीन पर जब भी पहले H+ अटैक करेगा तो हमेशा बनेगा एक कैटायन। कैसे बनता है? ये प्रोपीन है आपके पास, प्रोपीन पर H+ अटैक किया अगर, तो ये बॉन्ड कुछ ऐसे टूटेगा कि ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट देगा कैटायन को 2 डिग्री पे। 2 डिग्री इज मोर स्टेबल। तो क्या होगा? फर्स्ट आंसर होगा, पूछा गया है कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा, तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप। हमेशा लिविंग ग्रुप बेस्ट कौन से होते हैं? लिविंग ग्रुप हमेशा बेस्ट वो होंगे जिसपे बेसिक स्ट्रेंथ जिनकी कम हो। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी LGA यानी लिविंग ग्रुप एबिलिटी कैसे चेक की जाती है? इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप एनायन। लिविंग ग्रुप एनायन, लिविंग ग्रुप एनायन की जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना ही अच्छा वो लिविंग ग्रुप होगा। ठीक है, अब इन एनायन को आप देखिए तो इसमें सभी पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो जितना ज़्यादा इसमें रेजोनेंस होगा उतना ज़्यादा ये स्टेबल होगा, और जितना स्टेबल एनायन होता है उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ठीक है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप एनायन। ये हर जगह आप लगा सकते हैं लिविंग ग्रुप के लिए। बस इतना याद रहे कि अमाइंस जो होते हैं सबसे बेकार लिविंग ग्रुप होते हैं, हेलोजेंस जो होते हैं वो सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप होते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन इज। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए सबसे पहले आप डिस्पर्जन लगाते हैं, फिर आप रेजोनेंस लगाते हैं, और अगर कहीं -I है तो -I की वजह से कम स्टेबल हो जाता है कार्बोकेटाइन, उसके बाद आप हाइपर कॉन्जुगेशन देख लेते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो डिस्पर्जन कहीं है कि नहीं, कैटायन से जुड़ा कहीं भी हेट्रो एटम नहीं है तो डिस्पर्जन नहीं है। अब आप रेजोनेंस देख सकते हैं, रेजोनेंस के लिए कॉन्जुगेशन का होना ज़रूरी है, कॉन्जुगेशन यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट इज -I, -I से स्टेबिलिटी घटती है, ये +I है, दिस इज -I OH, दिस इज +I, दिस इज -I। तो -I से स्टेबिलिटी कम, स्टेबिलिटी कम, दिस इज +I, दिस इज +I। फर्स्ट क्वेश्चन में +I बहुत पास लगा है, और जब +I पास होता है इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑलवेज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। ठीक, तो +I जितना पास होगा कैटायन उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, इस वजह से फर्स्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मैच द कॉलम। कौन सा कंपाउंड कौन सी रिएक्शन को प्रेफर करता है इसके बेसिस पे आइए। अल्कीन अल्काइन हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देंगे क्योंकि इनमें अनसैचुरेशन है, यानी फर्स्ट का R होगा। R मीन्स EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। साइनाइड एंड कार्बोनिल कंपाउंड, साइनाइड और कार्बोनिल कंपाउंड क्या देते हैं? साइनाइड और कार्बोनिल कंपाउंड हमेशा देंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी सेकंड का S होगा। नेक्स्ट इज बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है, मतलब थर्ड का होगा आपका Q। और एल्किल हैलाइड क्योंकि इनमें पोलैरिटी होती है X की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एल्किल हैलाइड में, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देना पसंद करते हैं, जिसमें आप पढ़ते हैं SN1 और SN2। ठीक, तो ये 4th वन इज P, मतलब आंसर इसका आपका फर्स्ट चल जाएगा। अगर आप इसको टैली कराते हैं फर्स्ट आंसर आपको मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है? जो रिएक्शन दिया गया है ये किसका एग्जाम्पल है? इसमें आप रिएक्शन को ध्यान से देखिए तो Cl है, Cl रिप्लेस हो रहा है OH से, Cl को रिप्लेस कौन कर रहा है? OH। तो Cl इज अ नेगेटिव स्पीशीज, OH इज ऑल्सो अ नेगेटिव स्पीशीज, इस वजह से क्योंकि यहाँ एक रिप्लेसमेंट होने के लिए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, OH अटैक कर रहा है, Cl को रिप्लेस कर रहा है, इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपाउंड प्रोड्यूस मेटा प्रोडक्ट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मेटा प्रोडक्ट कौन देगा? मेटा प्रोडक्ट वो सब देते हैं जितने माइनस एम ग्रुप होते हैं। माइनस एम ग्रुप अगर आप चेक करें, की एटम पे लोन पेयर है, ये प्लस एम होगा, ये माइनस आई प्रेफर किया जाता है सी एल को। ओ की एटम पे लोन पेयर है ओ सी ओ सी एच थ्री में, तो ये भी प्लस एम होगा। प्लस एम इज ऑलवेज ऑर्थो पैरा। पूछा गया है मेटा डायरेक्टिंग कौन होगा, तो थर्ड विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द इंटरमीडिएट, मैच द कॉलम है, मैच द इंटरमीडिएट गिवन विद कॉलम फर्स्ट विद देयर प्रोबेबल स्ट्रक्चर इन कॉलम सेकंड। क्या है? फ्री रेडिकल कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन का शेप पूछ रहा है। अगर आपको थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन का ज्ञान हो तो आप इससे कर सकते हैं, ठीक है। क्या है? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल के हमेशा 3 बॉन्ड और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन में हमेशा प्लस चार्ज होगा, दिस इज ऑल्सो ऑलवेज 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 sp2 हाइब्रिडाइज्ड। नेक्स्ट इज कार्बोनाइन, कार्बोनाइन में कभी भी फिक्स नहीं होता हाइब्रिडाइजेशन। अगर माइनस चार्ज डीलोकलाइज्ड है तो ये sp2 हो जाता है, हालांकि अगर लोकलाइज्ड होगा तो क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये चेक करते हैं। माइनस चार्ज अगर लोकलाइज्ड है तो ये हमेशा हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होगा। दिस मीन्स 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर मीन्स sp3। देन आंसर विल बी क्या होगा? आइए चेक करते हैं। फ्री रेडिकल क्योंकि sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर आंसर। तो फर्स्ट का ए आपका ऑप्शन नंबर थर्ड में, ऑप्शन नंबर फोर्थ में मिल रहा है। सेकंड कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन क्या है? ये भी ट्राइगोनल प्लेनर होगा क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। कार्ब एनायन क्या होगा? तीसरा कार्ब एनायन, क्योंकि इसमें 3 सिग्मा और एक लोन पेयर है, लोन पेयर से रिपल्शन होगा, जैसा कि आप केमिकल बॉन्डिंग VSEPR थियरी में पढ़ते हैं, ठीक। रिपल्शन होगा जिसकी वजह से ये पिरामिडल हो जाता है, पिरामिडल शेप का, मीन्स दूसरा आंसर जाएगा तीसरे का दूसरा पिरामिडल होगा। कार्बोनाइन इज पिरामिडल शेप्ड, आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर विच कैन बी स्टेबलाइज्ड बाय इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कौन स्टेबलाइज्ड होगा? आइए चेक करते हैं। इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर वहाँ होते हैं जहाँ पर नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज सेम काइंड ऑफ एटम पे रेजोनेंस के पास जाता है। आइए चेक करते हैं। माइनस का अगर यहाँ रेजोनेंस होता है तो ये O से O पे जा रहा है, मीन्स ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी माइनस O पे ही जा रहा है, तो ये भी एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, यहाँ से भी, ठीक। अगर हम यहाँ देखें तो ये लोन पेयर इधर से ये इधर आएगा, ठीक, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन पर आएगा। यहाँ भी सेम है, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन, एटम चेंज नहीं हो रहा है। जिन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उन्हीं एटम पे ट्रेवल कर रही है रेजोनेंस के बाद भी, इस वजह से इसका आंसर सभी हैं, ऑल ऑफ दीज, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन इज द मोस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक्टिवेटिंग ग्रुप वो होते हैं, यानी एक्टिवेटर्स वो होते हैं जो प्लस एम होते हैं। प्लस एम आपका OH भी है, NH2 भी है, NHCOCH3 भी है और Cl भी है, ठीक। तो नाइट्रोजन ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि बेंजीन से जब भी आप नाइट्रोजन को लगाएंगे तो नाइट्रोजन पे आपको लोन पेयर मिलेगा, जो कि ऑक्सीजन में भी मिलता है, लेकिन ऑक्सीजन और कार्बन का पाई बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं होगा जितना नाइट्रोजन और कार्बन का होगा। साइज के डिफरेंस की वजह से ऐसा होता है। तो आंसर इसका आपका चल जाएगा सेकंड। हाँ, नाइट्रोजन का केस थर्ड ऑप्शन में भी है, लेकिन थर्ड ऑप्शन क्यों नहीं है वो भी देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन में जैसे ही आप ये ग्रुप लगाएंगे बेंजीन पे, आपको दिखेगा कि ये जो लोन पेयर अवेलेबल है, इसकी अवेलेबिलिटी लेस है बेंजीन के लिए, कम है। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर ऊपर भी कॉन्जुगेशन में है और नीचे भी, तो थोड़ा सा इसकी अवेलेबिलिटी कम है बेंजीन के लिए, इस वजह से ज़्यादा एक्टिवेटिंग सेकंड हो जाएगा, यानी एनिलीन का NH2। आंसर विल बी सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। कौन सा सबसे ज़्यादा एसिडिक है? आपको पता है जितने की H+ एसिडिक होते हैं, जितने उनके एनायन स्टेबल हो, ठीक।
H प्लस की एसिडिक स्ट्रेंथ आप कैसे देखते हो? एसिडिक स्ट्रेंथ इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिड्यू एनायन, बचा हुआ एनायन जो है, बचा हुआ एनायन। तो स्टेबिलिटी ऑफ बचा हुआ एनायन मीन्स रेसिड्यू एनायन। H प्लस निकालने के बाद जितने एनायन आपको मिले उनकी स्टेबिलिटी को मिला लीजिए, जिनका एनायन ज़्यादा स्टेबल वही कंपाउंड एसिडिक ज़्यादा होंगे। इस फॉर्मूले से सारे एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। तो इसमें आपको पहला दिखेगा क्योंकि बेंजीन उसमें है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा है, और नहीं तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन, बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है, आइए चेक करते हैं। आपके पास पहला कंपाउंड है एनिलीन, नेक्स्ट कंपाउंड इज एन से आपके 2 बेंजीन लगे, थर्ड इज CH3NH2, फोर्थ इज अमोनिया। ठीक, नाइट्रोजन डीलोकलाइज, लोन पेयर जो है ये आपका डीलोकलाइज्ड है, इसमें भी 2 जगह डीलोकलाइज्ड है, इसमें लोकलाइज्ड है, और नहीं तो प्लस आई लगा है, प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। यहाँ पर नॉर्मल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। बेसिक स्ट्रेंथ इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही कंपाउंड बेसिक होगा। इसका मतलब है ये डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, इसका भी डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है, प्लस आई की वजह से लोन पेयर स्ट्रेंथ बढ़ रही है, लोन पेयर की डेंसिटी बढ़ रही है। और इस ये अमोनिया है, ये लोकलाइज्ड नॉर्मल पेयर है, मीन्स सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपका थर्ड वन इज मोस्ट बेसिक, देन फोर्थ, और फर्स्ट सेकंड में ये भी डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, ये भी डीलोकलाइज्ड है, ये लेस डीलोकलाइज्ड है, ये मोर डीलोकलाइज्ड है, तो ये मोर बेसिक हो जाएगा क्योंकि कंपैरेटिवली एनिलीन में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हुई, क्योंकि उसका लोन पेयर जो है वो केवल एक बेंजीन में डीलोकलाइज हो रहा है। ठीक, आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कैटायन इज, ये जो आपका पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन दिख रहा है, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है ये एरोमेटिक नेचर का है, रिंग के अंदर है, 2 डिग्री है। इसमें आपको दिख रहा होगा एरोमेटिक नेचर का ये भी है, लेकिन ये रिंग के बाहर है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। आपको नेक्स्ट ऑप्शन में दिखेगा ओनली 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, जिसमें एरोमेटिक नेचर नहीं है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है, और ये कैटायन इज द लीस्ट स्टेबल क्योंकि इससे लगा हुआ है -I। तो आंसर विल बी फर्स्ट, आंसर विल बी फर्स्ट ड्यू टू एरोमेटिक नेचर। Next question number 17. Regarding the phenomena of resonance, which one of the following statement is incorrect? कौन सा incorrect है? आइए चेक करते हैं। Statement incorrect कौन सा है? It is a permanent electron displacement. किसके लिए कह रहा है? Resonance के लिए, बिल्कुल है, सही है। सही है, permanent electron displacement होता है क्योंकि permanent effect होता है resonance. It involves delocalization of p electron और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बोथ, बिल्कुल सही बात है, लोन पेयर या पी इलेक्ट्रॉन, पी मतलब पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स। इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम द इफेक्टिव एटम और ग्रुप। रेजोनेंस यानी मीजोमेरिक एक ही बात है, ये कभी भी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। तो इनकरेक्ट पूछा और इसमें कह रहा है डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, मीन्स थर्ड विल बी द आंसर, थर्ड इज इनकरेक्ट। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल, ये लाइन बिल्कुल सही है, दिस इज करेक्ट। ओके, आंसर विल बी द थर्ड क्योंकि क्वेश्चन में आपसे इनकरेक्ट पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ? फिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में आ भी चुका है, आइए चेक करते हैं। फिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल। जो भी बच्चे ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हैं उनको क्लास में ये सॉल्व कराया गया है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल और मेटानाइट्रोफिनॉल, यहाँ पे देखते हैं तो इसमें चिलेशन हो जाता है थोड़ा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ एसिडिक स्ट्रेंथ पैरा से थोड़ी कम हो जाती है। तो पैरा विल बी द मोस्ट एसिडिक, पैरा विल बी द
मोस्ट एसिडिक, ऐसा दो ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में और ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। अब ऑर्थो और मेटा में कौन होगा, क्योंकि मेटा में केवल -I लग रहा है, इसकी वजह से इस इधर ऑर्थो में देखेंगे तो -M भी लग रहा है। M इज मोर डोमिनेटिंग देन इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक। वो और बात है कि यहाँ पे चिलेशन है, चिलेशन की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये थोड़ा सा एसिडिक ज़रूर कम होगा, लेकिन इतना भी कम नहीं होगा कि I से भी कम हो जाए, -I से भी कम हो जाए। जैसा कि आपको पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -M और -I, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +M+I, ठीक। इसकी वजह से सेकंड बेसिक एसिडिक थोड़ा ज़्यादा होगा मेटा से, ठीक। आंसर विल बी द पैरा, देन ऑर्थो, देन मेटा एंड लास्ट इज फिनॉल। आंसर विल बी सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरमीडिएट स्पीशीज फॉर्म्ड ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रेगनार्ड रिएजेंट। ग्रेगनार्ड रिएजेंट आपको पता होगा RMgX को कहते हैं, और जब भी इसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो ये बॉन्ड तोड़ा जाता है। जैसे ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो क्योंकि ये मेटल है, मेटल पे प्लस देंगे तो नॉन मेटल पे माइनस, तो आंसर विल बी कार्ब एनायन फर्स्ट। Which of the following statement are true with respect to electron displacement effect in covalent bond? Inductive effect operates through pi bond, ये एकदम गलत है, ट्रू पूछा है क्वेश्चन में। रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड, नहीं गलत है, ये पाई बॉन्ड में ऑपरेट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड, बिल्कुल सही। रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट्स थ्रू पाई बॉन्ड, बिल्कुल सही। सी और डी सही है, मीन्स फोर्थ विल बी द ऑप्शन, फोर्थ विल बी द आंसर। Next question 21. Which among the following compound behave both as electrophile as well as nucleophile? इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरीके से कौन बिहेव करेगा, आइए चेक करते हैं। फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, और सारे इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड न्यूक्लियोफाइल होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। नेक्स्ट इज PR3, PR3 में फॉस्फोरस से आप 3 R लगाएंगे, क्योंकि फॉस्फोरस के पास एक लोन पेयर है, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन रिच माना जाएगा, जिसकी वजह से ये सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। CH3CN कंटेन्स मल्टीपल बॉन्ड, जिसकी वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन में पार्शियल माइनस और कार्बन पे पार्शियल प्लस होगा। नेक्स्ट CH3CO, तो ये MB फाइल में जाएगा, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव सेंटर नेगेटिव सेंटर दोनों ही हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर दोनों ही हैं। जिनके पास दोनों होते हैं वो MB फिलिक होते हैं, MB फाइल्स होते हैं, MB फाइल हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। फोर्थ इज CH3CONH2। CH3CONH2 में भी आप देख रहे हैं मल्टीपल बॉन्ड है और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साथ में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है, जिसकी वजह से यहाँ भी इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर दोनों दिखेंगे, तो ये पॉजिटिव सेंटर और ये नेगेटिव सेंटर, मतलब कि MB फाइल इसमें से कौन कौन सा है, तो ऑप्शन इज थर्ड एंड फोर्थ बोथ, यानी थर्ड विल बी द आंसर, C and D, ठीक। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following carbanion is most stable? Carbanion की stability is directly proportional to -M - I, inversely proportional to +M+I। कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने पड़ते हैं, उनसे सॉल्व होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। आइए, ये एक ग्रुप +M है, +M से स्टेबिलिटी घटती है, NO2 इज -M और OCH3 इज +M, तो -M से क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ती है, इस वजह से फोर्थ विल बी द आंसर, क्योंकि मोस्ट स्टेबल कार्बनाइन पूछा गया है। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी एरोमेटिक? हाकल के अकॉर्डिंग एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते थे जो 4n पाई इलेक्ट्रॉन जिनमें रिंग के अंदर पाया जाता था। आइए चेक करते हैं। पहले में sp3 एटम है, sp3 एटम आते ही आप डिक्लेयर कर देते हैं इस कंपाउंड को नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट इज sp3, इसमें भी आप देख सकते हैं टिप का कार्बन है, इस वजह से ये भी नॉन एरोमेटिक। यहाँ पे आप देखेंगे तो सभी कार्बन sp2 हैं, साथ में इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें भी 4 के मल्टीपल में, 4 के टेबल में यानी 4 के मल्टीपल में पाई इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, वो सारे के सारे ही एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक होते हैं। थर्ड विल बी द आंसर। नेक्स्ट
विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन आयन इज एरोमेटिक? एरोमेटिक के लिए रिंग के अंदर 2, 6, 10, 14, 18 इतने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए रिंग के अंदर। ठीक, आइए चेक करते हैं इसमें। क्योंकि ये माइनस डी लोकलाइज्ड है तो इसमें टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि ये माइनस डी लोकलाइज्ड है इसलिए इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि यहाँ sp3 है इस वजह से ये नॉन एरोमेटिक हो जाता है। कितने भी पाई इलेक्ट्रॉन हो उससे मतलब नहीं है। इसमें कोई पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये एरोमेटिक कभी नहीं हो सकता। तो ये एंटी एरोमेटिक 4 के मल्टीपल में, ये sp3 तो नॉन एरोमेटिक, और क्योंकि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये एरोमेटिक। सेकंड विल बी द आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कन्वर्जन ऑफ क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल इन्वॉल्व्स, देयर इज अ प्रोसेस नेम्ड डाउज प्रोसेस। क्या नाम है प्रोसेस का? डाउज प्रोसेस, जिसमें आप देखते हैं बेंजीन पर एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है जो एक्वस NaOH साथ में टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। ठीक, जिसमें लिविंग ग्रुप Cl, क्योंकि हेलोजन लिविंग ग्रुप बेस्ट होते हैं तो Cl इजीली स्केप आउट कर जाता है, तो बेंजीन पर प्लस आता है और प्लस आने पे OH माइनस इधर अटैक करता है जिसकी वजह से फिनॉल बनता है। तो दिस इज नोन एज डाउस प्रोसेस। और डाउस प्रोसेस में क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल OH माइनस अटैक कर रहा है, Cl माइनस निकल रहा है, तो इसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मींस सेकंड विल बी द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लस M ग्रुप? O लगा है बेंजीन से तो प्लस M है, पहला प्लस M। नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो प्लस M है। प्लस चार्ज कुछ नहीं होता, प्लस M माइनस M कुछ नहीं होता, NR3 का प्लस कुछ नहीं होता, M के केस में कुछ भी नहीं होता। नाइट्रोजन में यहाँ लोन पेयर है, दिस विल बी द प्लस M। Cn माइनस M होता है। ठीक, इसमें आपका पहला, दूसरा और चौथा हो जाएगा प्लस M ग्रुप। तो पहला, दूसरा और चौथा मतलब सेकंड विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। 27 नंबर क्वेश्चन। द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम, एडेंडम मीन्स जो अटैक कर रहा है रिएजेंट, उसको एडेंडम कहते हैं। Adds on the carbon atom joined to the least number of hydrogen atom. This statement is called, जहाँ पर जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट प्रेजेंट हो और रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट वहाँ जाके जुड़े जहाँ पर जिस डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड के पास हाइड्रोजन की संख्या कम हो, उसी को कहते हैं बेटा हम मार्कोनिकॉफ रूल। दिस विल बी द मार्कोनिकॉफ रूल। फर्स्ट विल बी द आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल 3 परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आर ऑब्जर्व्ड? ऐसा कौन सा इफेक्ट है जिसमें तीनों परमानेंट इफेक्ट देखने को मिलते हैं? 3 परमानेंट इफेक्ट कौन कौन से होते हैं पहले आपको ये क्लियर रखना पड़ेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट। ये 3 इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट माने जाते हैं। आइए चेक करते हैं एक एक करके। प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल, इसमें कहीं कॉन्जुगेशन नहीं है, इसकी वजह से इसमें मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा। 3,3 डाइक्लोरोब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन बना लेते हैं पहले। 3,3 1 2 3 3,3 डाइक्लोरो। इस कंपाउंड में भी कहीं भी कॉन्जुगेशन नहीं है तो रेजोनेंस नहीं, तो मीजोमेरिक नहीं। नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन इज ब्यूटा 1,3 डाइइन, ब्यूटा 1,3 डाइइन। इसमें कॉन्जुगेशन तो ज़रूर है लेकिन इसमें कहीं भी इंडक्टिव नहीं है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट आपको पता होना चाहिए कि हमेशा हमेशा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे बेस्ड है। और क्योंकि ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, जैसा हाइब्रिडाइज्ड ये कार्बन है वैसे राइट साइड भी कार्बन हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस नहीं है तो फोर्थ में भी नहीं है। आइए एक बार थर्ड को चेक करते हैं। 3 पेंट इन ओन, पेंट मीन्स 5 कार्बन आप बनाएंगे, 5 कार्बन बनाते हैं, 3 पे आप लगाएंगे हमेशा से इन, 3 पे इन लगाएंगे। आइए ओन, ओन कितने पे आप लगाने जा रहे हैं? ओन हमेशा यहाँ पर लगेगा। क्यों यहाँ पे लगेगा? क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन से कीटोन, ओन मीन्स कीटोन, डबल बॉन्डेड कार्बन से आप यहाँ डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते, कार्बन का 5 बॉन्ड हो जाएगा, इस वजह से आप फर्स्ट पोजीशन पे नहीं कीटोन लगा रहे हैं। फर्स्ट पे डबल बॉन्ड नहीं लग सकता। कीटोन इज ऑलवेज एन इंटरनल फंक्शनल ग्रुप, नॉट अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। टर्मिनल पोजीशन पे नहीं लग सकता। टर्मिनल पे कीटोन अगर हो जाता है तो वो अल्डिहाइड कहा जाता है। चलिए आइए चेक करते हैं
क्या इसमें तीनों परमानेंट इफेक्ट होंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड चलेगा कार्बन अल्फा अल्फा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके पास 3H है, तो ये तीनों ही हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे। आइए हाइपर कॉन्जुगेशन मिल गया। इंडक्टिव इफेक्ट चेक करते हैं। हाँ, CO ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट होता है। CO ग्रुप इज ऑलवेज -I, ये -I है तो इन अगल बगल वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट है कि नहीं इसमें। तो क्योंकि यहाँ डबल सिंगल डबल का कॉन्जुगेशन है, इस वजह से इसे मीजोमेरिक है। इसका मतलब है कि ये तीनों इफेक्ट दिखा रहा है, मीन्स थर्ड विल बी द आंसर। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कन्वर्जन ऑफ CH4 टू CH3Cl इज एन एग्जाम्पल ऑफ। CH4 से CH3Cl कन्वर्ट होने का क्या है मैकेनिज्म? तो सॉरी, नेक्स्ट, conversion of CH4 to CH3 means CH4 to CH3Cl is an example of। ये क्या है? जब आप इस पे Cl2 और सनलाइट लेते हैं तो ये रिएक्शन पॉसिबल होती है। अब Cl2 सनलाइट लेने पे हमेशा हमेशा फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन होगा, मींस ये मैकेनिज्म फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन का होगा, क्योंकि इस रिएक्शन में सबस्ट्रेट पे कुछ ऐड हो रहा है और कुछ निकल रहा है, इस वजह से हम कहते हैं इसको सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि सनलाइट है तो होमोलिसिस होगा, इसलिए फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग कार्बन आयन। कार्बन आयन दिए गए हैं कुछ आपको, बेंजीन से लगे हैं, बेंजीनॉइड्स हैं, तो करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? कार्बन आयन का हमेशा स्टेबिलिटी ऑर्डर -M-I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आइए, तो क्योंकि इससे लगा है +M तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लेस स्टेबल हो जाएगा ये एनायन। ये एनायन से लगा हुआ है यहाँ -M और इस एनायन से कुछ भी नहीं लगा है, तो -M से स्टेबिलिटी ज़्यादा, +M से स्टेबिलिटी कम। तो सेकंड विल बी द मोस्ट स्टेबल, देन थर्ड, देन फर्स्ट। थर्ड विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ 2,3-dimethyl butene is more than butene. This can be explained in terms of, आइए चेक कर लेते हैं दोनों का स्ट्रक्चर बना के। butene 2 और 3 पे डाइमिथाइल है, डाइमिथाइल है, और बोल रहा है कि ये ज़्यादा स्टेबल है ब्यूटूइन से। ब्यूटूइन ये होता है कंपाउंड। चलिए, क्यों है ऐसा? तो रेजोनेंस की वजह से? नहीं, रेजोनेंस नहीं है। इलेक्ट्रोमेरिक की वजह से? नहीं, इलेक्ट्रोमेरिक में अटैक करता है कोई रिएजेंट। इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से आप स्टेबिलिटी नहीं बता सकते डबल बॉन्ड की। एक ऑप्शन में हाइपर कॉन्जुगेशन भी, और आपको दिख रहा है कि 3 3 3 और 3 टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 9 हाइपर कॉन्जुगेशन इस स्ट्रक्चर में होगा। सॉरी, 3 3 3 3 12 हाइपर कॉन्जुगेशन है यहाँ पे, तो 12 हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, 12 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ चेक कर लेते हैं, तो यहाँ 3 और 3 6 हाइपर कॉन्जुगेशन है। इस वजह से ज़्यादा जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसर 31st का सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ ग्रुप इन विच द फॉर्मर इज लेस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग देन द लेटर बाय रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से पहला ज़्यादा स्टेबल है, फॉर्मर मीन्स पहला, फॉर्मर इज लेस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग देन द लेटर बाय रेजोनेंस। ठीक, फॉर्मर जो पहला वाला है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कम है दूसरे वाले से। आइए चेक करते हैं। OH और OCOCH3, अगर हम बेंजीन से OH लगाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन मोर अवेलेबल होगा बेंजीन के लिए। और दूसरा देखते हैं ऑप्शन, OCO पहले ऑप्शन में, दूसरा यहाँ पे आप देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन के लिए लेस अवेलेबल होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी डिलोकलाइज्ड है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। तो इसमें पहला ज़्यादा +M होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहला +M किसका कम है दूसरे वाले से। आइए सेकंड ऑप्शन में चलते हैं। सेकंड ऑप्शन में NHCOCH3, ये इलेक्ट्रॉन हमेशा लेस अवेलेबल होगा बेंजीन के लिए, क्योंकि ये इधर भी डिलोकलाइज्ड है। इसको कंपेयर करना है NR2 से। NR2 में एक लोन पेयर है जो कि डिलोकलाइज सिर्फ बेंजीन में है, तो ये ज़्यादा अवेलेबल है। इस वजह से कह सकते हैं कि इसका +M कम है पहले वाले का, दूसरे वाले का +M ज़्यादा है। +M में ये ज़्यादा है। पूछा भी गया है क्वेश्चन में कि ऐसा कौन सा पेयर है जिसमें पहले वाले का +M कम है, मतलब सेकंड आंसर जाना चाहिए। चलते हैं और ऑप्शन देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन NH2 और OH। NH2 और OH में +M किसका ज़्यादा होगा?
तो नाइट्रोजन अच्छा मीजोमेरिक इफेक्ट दिखाता है कार्बन से ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें पहला पेयर ज़्यादा प्लस एम दिखा रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन इज NH, NHCO CH3, इसमें भी आप देख सकते हैं रेजोनेंस है तो ये लेस अवेलेबल है, लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करेंगे दूसरे पेयर से तो उसमें CH डबल बॉन्ड Cr2 है, तो ये तो कभी भी मीजोमेरिक नहीं दिखाएगा, और अगर दिखाएगा भी तो आप कह सकते हैं कम दिखाएगा, जिसमें इस पेयर में भी पहला वाला ज़्यादा प्लस एम है, मतलब आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेंजीन पे NH3 प्लस लगाया तो NH3 ग्रुप क्या होगा, NH3 प्लस ग्रुप क्या होगा। बेंजीन पर NH3 प्लस, ठीक, NH3 ग्रुप कैसा एक्ट करेगा। अब क्योंकि नाइट्रोजन एक डायरेक्टली लिंक एटम है बेंजीन से, तो इसको दिखाना चाहिए मीजोमेरिक इफेक्ट, लेकिन नाइट्रोजन साथ ही मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, 5वां बॉन्ड नाइट्रोजन बना नहीं सकता क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल फर्दर होते नहीं है। इस वजह से मीजोमेरिक इफेक्ट यानी रेजोनेंस इफेक्ट ये नहीं दिखा सकता बेंजीन के साथ, ये दिखाएगा आई इफेक्ट। आई इफेक्ट दिखाने की वजह से कार्बन नाइट्रोजन में क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, इस वजह से नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और खींचेगा तो नाइट्रोजन ये -I होगा, तो थर्ड विल बी द आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमेशा आप देखते हो कंप्लीट ऑक्टेट कहाँ पर है। इसमें आप देख रहे हैं कार्बोकेटायन है तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, कार्बोकेटायन है तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। यहाँ भी आप देख रहे हैं यहाँ ऑक्टेट पूरा है प्लस होने के बावजूद ऑक्सीजन पे प्लस है, एंड लास्ट वन इज नाइट्रोजन पे प्लस है। तब आप इन दोनों कंपेयर करेंगे तो इन दोनों में ऑक्टेट कंप्लीट है, इन दोनों में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। पूछा है ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। पहले में अगर आप पहले को आप दूसरे से कंपेयर करते हो तो ऑक्टेट सभी का कंप्लीट है, सभी का कंप्लीट है। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ज़रूर मिसिंग है, डबल बॉन्ड यहाँ मिसिंग ज़रूर है, यहाँ होना चाहिए एक बॉन्ड क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, तो एक बॉन्ड ज़रूर होना चाहिए, वहाँ मिसिंग है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे O पे प्लस है और नाइट्रोजन पे प्लस है, तो दोनों में से कहाँ ज़्यादा स्टेबल है। प्लस चार्ज हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होता है, हालांकि ये दोनों ही स्ट्रक्चर थोड़े अनस्टेबल है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कंपेरेटिवली 4 इज़ मोर स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पे नहीं नाइट्रोजन पे प्लस है, जबकि थर्ड ऑप्शन में ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे निगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, पॉजिटिव नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के लिए क्या गलत है, क्या गलत दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज आर इलेक्ट्रोफाइल, बिल्कुल सही। इलेक्ट्रोफाइल्स आर लुईस एसिड, हाँ लुईस एसिड हो सकते हैं। AlCl3 एंड सो आर इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल है। सो यहाँ कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, ये SO3 होना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज आर इलेक्ट्रोफाइल, नहीं, सारे के सारे इलेक्ट्रिक पॉजिटिवली चार्ज कभी भी न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकते। जैसे H3O प्लस प्लस तो है लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है क्योंकि किसी के पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी यहाँ पे नहीं है। NH4 प्लस NH4 प्लस है, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं किसी के पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी नहीं है, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो जितने भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं सभी इलेक्ट्रोफाइल होंगे, ऐसा कहना गलत है, क्योंकि मेटल्स पर भी पॉजिटिव चार्ज आता है, मेटल कभी इलेक्ट्रोफाइल जैसा एक्ट करते नहीं है, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिट मीजोमेरिक इफेक्ट। किसमें मीजोमेरिक इफेक्ट है, जिसमें रेजोनेंस होगा उसी में मीजोमेरिक इफेक्ट होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं पहले में कॉन्जुगेशन है, सिर्फ पहले में कॉन्जुगेशन है, और कॉन्जुगेशन आते ही मीजोमेरिक लगेगा अगर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का कॉन्जुगेशन है तो। ये नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। Among the following compound, first to third, the correct order of reaction with electrophilic reagent. Electrophilic reagent की reactivity के लिए हमेशा आप फॉर्मूला लगाते हो प्लस एम प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, माइनस एम माइनस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आंसर आपको क्लियर हो जाएगा इस फॉर्मूले से। ये पहले में OCH3 लगाए तो प्लस एम होगा, दूसरे में NO2 लगाए तो तीसरे पे NO2 लगाए तो माइनस एम होगा, दूसरे पे कुछ नहीं। तो क्योंकि प्लस एम से रिएक्टिविटी बढ़ी तो फर्स्ट इज मोस्ट रिएक्टिव, माइनस एम से घटी तो थर्ड इज लीस्ट रिएक्टिव, आंसर विल बी थर्ड।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38। 38 में क्या कह रहा है? एल्किल हैलाइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू एल्कीन। एल्किल हैलाइड कोई भी हो, हेलोजन लगा हो अगर, तो ये कन्वर्ट अल्कीन में कैसे किया जा सकता है? अल्कीन मतलब एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कैसे ले जा सकते हैं? अगर आप यहाँ से बीटा एलिमिनेशन कराते हैं, एक्स और एच का रिमूवल कराते हैं, तो बेटा ये बन सकता है आपका अल्कीन। ठीक, तो एलिमिनेशन रिएक्शन से हो सकता है। सेकेंड विल बी द आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39। द इलेक्ट्रोफाइल विच इन्वॉल्व इन द सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन इज। बेंजीन के सल्फोनेशन में SO3 अटैक करता है। इसको हमेशा से याद रखिएगा। अगर आपको मैकेनिज्म पढ़ना होता तो मैकेनिज्म में पूरा दिखता है कि SO3 अटैक करता है बेंजीन पर, तो SO3 अटैक करेगा। इसको कुछ भी करके याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग कार्बोनाइन। कुछ कार्बोनाइन दिए हुए हैं, करेक्ट स्टेबिलिटी पूछा। जैसा कि क्वेश्चन में पहले भी आया था, ये -m-i के डायरेक्टली और +m+i के इनवर्सली होता है हमेशा कैटायन एनायन की स्टेबिलिटी। तो एनायन आप देख रहे हैं, ये +m लगा है, ये -m है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो -m से स्टेबिलिटी बढ़ी, +m से स्टेबिलिटी घट गई। तो आंसर विल बी 231 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। 41 में लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछा हुआ है। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट जहाँ भी होता है वहाँ पे लीस्ट स्टेबल मानते हैं। आइए चेक करते हैं। तो यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्टेट है इस कार्बन का, तो ये लेस स्टेबल हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये लेस स्टेबल हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये न्यूट्रल स्ट्रक्चर है। न्यूट्रल स्ट्रक्चर में कंप्लीट ऑक्टेट सभी का है, इस वजह से ये मोस्ट स्टेबल हो गया, जबकि क्वेश्चन में लीस्ट स्टेबल पूछा है, सबसे कम स्टेबल। फोर्थ इज कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये लेस स्टेबल। तो अब आपके पास मिले पहला, दूसरा और चौथा कम स्टेबल। अब सबसे कम स्टेबल कौन है? पहले में आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज यानी अपोजिट चार्ज दिए हुए हैं और ये मैक्सिमम दूरी पर है। मैक्सिमम दूरी पर है तो ये स्टेबल कम होगा, क्योंकि अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन लगता है, तो इनको जितना पास आप रखेंगे उतना ज़्यादा ये स्टेबल होगा। इसका मतलब लीस्ट पूछा है तो फर्स्ट विल बी द आंसर। फर्स्ट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। न्यूक्लियोफाइल्स आर। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन लविंग? नहीं, वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। इलेक्ट्रॉन हेटिंग? ऐसा कुछ भी नहीं होता। न्यूक्लियस हेटिंग? नहीं कुछ होता। ठीक, नेक्स्ट इज न्यूक्लियस लविंग। हाँ, न्यूक्लियस स्पीशीज लविंग कोई कहते हैं आप न्यूक्लियोफाइल। फाइल मीन्स लविंग, न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 43। द CCl बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टेस्ट इन। सी और Cl की बॉन्ड लेंथ किस में कम होगी? यहाँ देख रहे हैं आप, रेजोनेंस है। पहला विनाइल क्लोराइड दिया तो रेजोनेंस है। दूसरे में आप देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड है, नो रेजोनेंस। तीसरे में आप देख रहे हैं CCl में कोई रेजोनेंस नहीं है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं रेजोनेंस नहीं है। तो सिंगल बॉन्ड, जबकि रेजोनेंस होने के नाते पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा यहाँ। और डबल बॉन्ड का नंबर बढ़ा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स जैसे ही बढ़े, अट्रैक्शन बढ़ा, तो बॉन्ड लेंथ घटेगी। मीन्स शॉर्टेस्ट विल बी द फर्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पूछी गई है यहाँ पे। 3 डिग्री है, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, कार्ब एनायन। तो एनायन की स्टेबिलिटी क्योंकि पूछी गई, तो क्योंकि बेंजाइलिक में रेजोनेंस होता है, तो फोर्थ इज द मोस्ट स्टेबल। डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया है, आइए चेक कर लेते हैं। फोर्थ इज मोस्ट स्टेबल। इसके बाद 1 डिग्री मीन्स 3, then 2 degree, then 3 degree। 4 3 2 1 आंसर इसका 4 3 2 1, यानी आंसर आपका जाएगा सेकंड। डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी कार्बन आयन की कुछ ऐसे। फोर्थ क्यों सबसे ज़्यादा स्टेबल है? ड्यू टू रेजोनेंस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन उन हाइड्रोजन को कहते हैं जिन हाइड्रोजन के निकलने के बाद जो भी एनायन बनता है वो स्टेबल हो। तो जैसा कि हम देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन में, हेक्सेन 2,4 डाइओन 2,4 डाइओन में अगर आप इधर से H+ निकालते हैं तो H+, क्योंकि यहाँ 2 H है, H+ जैसे ही निकलेगा यहाँ तुरंत माइनस आएगा, और माइनस क्योंकि रेजोनेंस में होगा तो ये स्टेबल बहुत ज़्यादा आएगा। और जो भी स्टेबल ज़्यादा, जिसका एनायन स्टेबल ज़्यादा वही एसिडिक ज़्यादा, मीन्स सेकंड आंसर होगा। हाँ, आप इसको कंपेयर करना चाहें फोर्थ से कंपेयर जब करेंगे, सेकंड ऑप्शन को फोर्थ से कंपेयर करेंगे, तो इसमें क्योंकि लिखा है 2 3 हेक्सेन डाइओन
2 3 में यहाँ भी डबल बॉन्ड होगा, तो कहीं से भी निकालने पे दो जगह कॉन्जुगेशन नहीं मिलेगा तो रेजोनेंस कम मिलेगा, और 2 5 में भी रेजोनेंस कम मिलेगा। एक ऐसा एनायन जो ज़्यादा रेजोनेंस में जा रहा है वही ज़्यादा स्टेबल होगा, और जिसका एनायन स्टेबल ज़्यादा होता है वही कंपाउंड के हाइड्रोजन एसिडिक ज़्यादा होते हैं उस पोजीशन के। ठीक है, बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 इज फिनॉल, पैरामिथाइल फिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल फॉलोज ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा इनके बीच में? ऑप्शंस बना के आप देख सकते हैं। फिनॉल, पैरामिथाइल फिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल, देन पैरानाइट्रोफिनॉल। ऐसा क्वेश्चन इस पेपर में और भी था। एसिडिक स्ट्रेंथ टैली करना है। यहाँ पे आपके पास कुछ नहीं है। एसिडिक इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -m-i। पहले भी ये क्वेश्चन आया है। तो +m है ये, इस पे लगा है आपका -i, क्योंकि मेटा पे m काम नहीं करता तो m नहीं पढ़ते मेटा पे, इसकी वजह से -m नाइट्रो। तो -m से एसिडिक बढ़ता है, मीन्स आपसे पूछा गया इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी पैरानाइट्रोफिनॉल इज द मोस्ट एसिडिक। पैरानाइट्रोफिनॉल क्योंकि सेकेंड ऑप्शन में है, उसके बाद आपका हो जाएगा -i यानी कि मेटा, उसके बाद फिनॉल, और क्योंकि सबसे कम +m इसमें लगा हुआ है तो ये ग्रुप सबसे कम एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि +m हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है? यहाँ आप देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़रूर होगी, लेकिन ये -m है तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा अभी। यहाँ आप देखेंगे -i है, i से भी एसिडिक बढ़ता है, लेकिन उतना नहीं बढ़ता जितना -m से बढ़ता है। यहाँ -i है और यहाँ आपका पैरा पे -m है, तो क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी इसलिए पैरा पे -m ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता मीसोमेरिक इफेक्ट, तो इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। 4th विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मॉडल ऑफ बेंजीन हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन आर डीलोकलाइज्ड अबाउट द रिंग? रिंग के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं? क्योंकि 3 पाई बॉन्ड तीनों कॉन्जुगेशन में है, तो 3 पाई बॉन्ड, और क्योंकि क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन्स पूछा गया है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में डीलोकलाइज्ड होते हैं। मैच द कॉलम नंबर फर्स्ट को सेकंड से मैच करना है आपको, कौन सा +m है कौन सा -m है। बेंजीन से जब मैच करेगा, ऐड करेंगे बेंजीन पे NO2, तो NO2 -m होता है। ऑक्सीजन पे माइनस है तो ये +m होगा। OCH3 इज ऑल्सो +m और CN इज -m, मीन्स पहला ऑप्शन चल जाएगा इसका। ए का आपका ए जो ऑप्शन है इसका आपका पी जाएगा -m। बी ऑप्शन दिया हुआ है इसका आपका ए का, एक बार टैली कर लेते हैं, मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन है तो ए ऑप्शन +m जहाँ जहाँ होगा +i होगा वो सब देख लेंगे। चलिए NO2 इज -m, हाँ ठीक है, तो P होगा। +m होता है नहीं, +i होता है क्या? क्या +i होता है? NO2 नहीं, NO2 -i होगा, बिल्कुल होगा, तो S और P। चलते हैं ऑक्सीजन O- की तरफ, तो सेकंड ऑप्शन में O- दिया हो गया है, तो O- इज ऑलवेज +m मीन्स Q, और +i तो मीन्स R। नेक्स्ट चलते हैं सी की तरफ, थर्ड ऑप्शन की तरफ। OCH3 इज +m एंड -i मीन्स Q और S। नेक्स्ट CN चौथा ऑप्शन CN है।